साबिक वजीर आजम अगले चंद दिनों में सऊदीया से दुबई और फिर लंदन वापस जाएंगे। लंदन में 5 से 6 हफ्ते के कयाम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का शेड्यूल सामने आ गया। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की शाही खानदान से अहम मुलाकातें भी हुई। सियासी कुव्वत इत्तेहाद कायम करें, खिलाफात को दफन करके एक हो जाए तो फिर कोई रुकावट न होगी। आज चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात करें, मिल बैठे और पाकिस्तान का खोया हुआ मुकाम हासिल करें। सिर्फ फैसला करना होगा, हमने तकदीर बदलनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीर से खिताब, कहा दूसरों को चोर डाकू कहकर मुल्क को कंगाल कर दिया गया। सबसे पहले मुझे और फिर सबको अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोहसिन स्पीड को शहबाज स्पीड से बेहतर करार दे दिया। आम इंतखाबात और निगरान हुकूमत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी को अहम टास्क। कमेटी में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक दार शामिल। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। पैमरा तरमीमी बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई। बिल सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि मीडिया और आवाम का है। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम औरंगजेब कहती हैं गुज़िश्ता हुकूमत में सहाफ़ियों पर जुल्म हुआ। डिस इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक तारीख में पहली बार कानून साजी हुई। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कई ममालिक के कवानीन को देख कर बिल बनाया। जो बिल पर तनकीद कर रहे हैं, यकीन से कहती हूँ उन्होंने बिल नहीं पढ़ा। बिल में मीडिया वर्कर्स की तनख्वाह समेत तमाम हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। ज़राई आमदन पर ना कोई विफाकी टैक्स लगाया गया और ना ही लगाया जाएगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का ज़राअत और तामीराती शोबे पर टैक्स लगाने के हवाले से वजाहती बयान। कहा हुकूमत ज़राअत और तामीराती शोबाजात पर नए टैक्स लगाएगी। मेरे वजाहती बयान की गलत तशरीह की जा रही है। हुकूमत की जानिब से ज़राई आमदन पर ना कोई विफाकी टैक्स लगाया गया और ना ही लगाया जाएगा। IMF माहिदा पाकिस्तानी अवाम के गले पड़ गया। हुकूमत की शाही सवारियां जारी, आए रोज गरीब अवाम पर जुल्म के पहाड़ टूटने लगे। 15 दिन में दूसरी बार महंगी बिजली, मजीद महंगी। हुकूमत ने पहले 5 और अब 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी कर दी। बिजली का बुनियादी टैरिफ 3 से 7.5 रुपए तक फी यूनिट बढ़ गया। सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। सेल्स टैक्स के नफाज के बाद फी यूनिट कीमत 50 रुपए तक पहुंच जाएगी। मानसून की बारिशों ने पंजाब में तबाही मचा दी। तकरीबन 7 घंटे की बारिश ने लाहौर शहर का जल थले कर दिया। गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया पर। हिफाजती बंद टूटने से दरियाए रावी का सैलाबी पानी मुल्तान रोड के मुताबिक देहात में दाखिल। जमीनी राबता मुनक़ते। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी में 2 नौजवान डूब कर जाँ बहक हो गए और मुतादिद जख्मी। नवाज शरीफ सोच समझकर वापस आने का फैसला करेंगे। जिस चीज से नवाज शरीफ गुजर चुके हैं वो ही बेहतर जानते हैं। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम का हिस्सा होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं अगस्त में असम्बली किस तारीख को तहलील होगी इसका भी फैसला नहीं हुआ। जो पाकिस्तान के खिलाफ चीजों में मुलविस है इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए।
आजम खान ने साइफर के झूठे ड्रामे का पोल खोल दिया। 9 मई के जिम्मेदारों को कानून कटहरे में लाया जाए। वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने वाली है, सैलाब मुतासरीन को सिंध के मॉडल पर घर बना कर देंगे। मर्दम शुमारी पर एतराजात हर जगह है, बेहतर होगा गुज़िश्ता मर्दम शुमारी पर ही आम इंतखाबात कराए जाए। 9 मई के वाकयात, महकमा दाखिला पंजाब ने केस की दोबारा तफ्तीश के लिए एक और JIT तश्कील दे दी। 5 रुकनी JIT के सरबराह DIG इन्वेस्टिगेशन उमर किश्वर होंगे। जलाओ घेराव केस में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। नई JIT केस की दोबारा तफ्तीश करेगी। और अगर दुश्मन को मात देनी है तो उसके होम ग्राउंड पर मात दे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत से बेहतर, 100% वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना चाहिए। एशिया कप के लिए भारत आए ना आए उनकी अपनी मर्जी है, पाकिस्तान को जाना चाहिए। वजीर आजम के मामूलीन खसूसी अताउल्लाह तारड़ ने क्रिकेट टीम भारत भेजने की हमायत कर दी। कहा, बाबर आजम और विराट कोहली का मवाजना होता तो लोग कहते बाबर बेहतर खिलाड़ी है। भारत के पास शाहीन अफरीदी जैसा कोई फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का मुतवक्के शेड्यूल सामने आ गया। ज़राए मुस्लिम लीग नून के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अगले चंद दिनों में सऊदीया से दुबई और फिर लंदन वापस जाएंगे। लंदन में 5 से 6 हफ्ते के क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। लंदन पहुंचने के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से तैयारियां मुकम्मल की जाएंगी। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की शाही खानदान से अहम मुलाकातें भी हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी कुव्वतें इत्तेहाद कायम करे, इख्तलाफात को दफन करके एक हो जाए तो फिर कोई रुकावट न होगी। आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात करें, मिल बैठे और पाकिस्तान का खोया हुआ मुकाम हासिल करें। सिर्फ फैसला करना होगा, हमने तकदीर बदलनी है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज बड़े अरसे बाद दानिश स्कूल के तलबा से मुलाकात हुई। तलबा के हाथ में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की कुंजी है। दानिश स्कूल के फारिगुल तहसील तलबा और तलबात की बातें सुनकर खुशी हुई। जब दानिश स्कूल बनाने का फैसला किया तो शदीद मुखालिफत हुई। कहा गया, शहबाज शरीफ दानिश स्कूलों पर पैसे जाया कर रहा है। किसी सरदार का बेटा नहीं है, किसी अमीर का बेटा नहीं है। वहां पर सरदार और अफसरान और वजीरों और कबीरों और वजीर आजम और गवर्नरों और सदूर के बेटे जाते हैं, लेकिन दानिश स्कूल इन बच्चों के ऊपर मुकम्मल तौर पर ये HN कॉलेज और इस तरह के दूसरे स्कूल पूरे पाकिस्तान में बंद थे। तो मैंने कहा कि मुझे इनकी मुखालफत की कोई परवाह नहीं, और अल्लाह का नाम लिया और पूरे जनूबी पंजाब के दूर अफ्तादा इलाकों में जहां पर टीले थे, जहां पर रेतली जमीन थी, कुछ नहीं था, वहां पर दानिश स्कूल
हमने बनाए अल्लाह ताला के फजल करम से। और आज देख लीजिएगा कि कितनी एक एतमाद के साथ ये बेटियां यहां पर बात कर रही थी। वो जो बच्ची जो अब पैकेजेस में है, उस बेटी का क्या नाम है उसकी? मुकद्दस। अब देखिए कि उनकी 4 बहनें हैं और उनकी वालिदा इस दुनिया में नहीं है, इंजीनियर बन गई। अभी मुझे एक बच्चा यहां मिला, मुझे उसने हाथ मिलाया, उसका नाम है कैप्टन सईद, वो फौज में है। तो मुझे आप बताइए कि ये दानिश स्कूल बनाकर मैंने कोई गुनाह किया? मैं समझता हूं कि मेरा बस चले तो पूरे पाकिस्तान में हजारों दानिश स्कूल बनाकर इस कौम को अजीम बनाएंगे। और कोई वसाइल की कमी नहीं, कोई वसाइल की कमी नहीं। ये बताइए मुझे कि ये बेटी जो मुकद्दस है, किस तरह अंग्रेजी में एतमाद के साथ बात कर रही थी। और मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि अगर इन बच्चियों के लिए, इन बच्चों के लिए जो हजारों नहीं लाखों हैं इन दूर अफदादा इलाकों में, अगर इनको ये तालीम मुयस्सर ना आती तो ये अपनी देहातों की गलियों और मोहल्लों में धूल में गुम हो जाते। बिल्कुल आज ये नगीने बन चुके हैं, हीरे जवाहरात हैं। काश वो हीरे जवाहरात जो हमारे दोस्त ममालिक ने दिए, वो पैसे बेचकर जेब में डालने के बजाय इनके कदमों में निछावर करते तो मैं सलाम करता हूं। काश वो 50 अरब रुपया, 190 मिलियन पाउंड वो फ्रॉड के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमाना होता और वो पाकिस्तान के खजाने में आता और उससे पूरे मुल्क में दानिश स्कूल बनाए जाते तो मैं उस हुकूमत को सलाम करता कि उन्होंने इस कौम के लिए बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि किस तरीके से इस कौम को बेदर्दी से धोखा दिया गया, एक झूठ पर मबनी एक बयानिया बनाया गया और सबको चोर और डाकू बनाया गया और मुल्क को कंगाल कर दिया गया। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। अब इस बच्ची के लिए जो तानिया बेटी है और ये बच्चा जी इनामुल्लाह, अब मुझे क्या पता था कि 10-15 साल बाद ये बच्चा डॉक्टर बन जाएगा और वेटरनरी यूनिवर्सिटी में इज्जत के साथ, वकार के साथ रिज़्क़ हलाल कमाएगा। और ये एक इनाम की कहानी नहीं, ये दानिश स्कूलों और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस 50,000 बच्चे जो हैं और बेटियां इस कौम की इस तालीम से मुस्तफीद हो रही हैं। और मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें जितनी भी हम कोशिश करें वो कम होगी, क्योंकि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। अभी मैंने 4 दिन पहले मेरी बात हुई मेरे भाई जो सदर हैं यूएई के मोहम्मद बिन जायद साहब से, और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें इस मुश्किल वक्त में आपने हमें बचाया और $1 अरब का आपने स्टेट बैंक में पैसा जमा कराया और इस तरह हमारा IMF का प्रोग्राम बना सऊदी अरेबिया की मदद से और चीन की मदद से। आप मुझे बताएं कि ठीक है उनके पास तेल है और अल्लाह उनको मुबारक करे और दे उनको, लेकिन क्या ये दानिश स्कूल के अजीम स्कॉलर्स ये किसी भी असासे से कम है? अगर इस कौम के बच्चों और बच्चियों को ये मौके मिले कि उनके लिए तालीम के हसूल के लिए वसाइल मुहैया करें, तो अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आम इंतखाबात और निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी को अहम टास्क सौंप दिया गया। कमेटी में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार शामिल हैं। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत कर दी है। और अब आपको बड़ी अपडेट दें कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पैमरा तरमीमी बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई।
بل صرف حکومت کا نہیں بلکہ میڈیا اور عوام کا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ زرعی آمدن پر نہ کوئی وفاقی ٹیکس لگایا گیا اور نہ ہی لگایا جائے گا۔ ایک بیان میں زراعت اور تعمیراتی شعبے پر ٹیکس کے حوالے سے اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ میں نے زراعت اور تعمیراتی شعبے پر ٹیکس کے معاملے پر قومی اسمبلی میں بیان دیا تھا، جس کا مقصد اس تاثر کو ختم کرنا تھا کہ حکومت زراعت اور تعمیراتی شعبہ جات پر نئے ٹیکس لگائے گی۔ اسحاق ڈار کا مزید کہنا تھا کہ میرے وضاحتی بیان کی غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ جن ٹیکس اقدامات کا تذکرہ ہے وہ یہ ہیں جو 30 جون تک ملک میں لگائے جا چکے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پیمرا ترمیمی بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی۔ بل صرف حکومت کا نہیں بلکہ میڈیا اور عوام کا ہے۔ پیمرا کے نئے مینڈیٹ بل کے بارے میں کیا کہا، مزید جانیں گے تیمور یوسف زئی کی رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کی آج میڈیا سے گفتگو ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج پیمرا کے نئے امینڈمنٹ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ پیمرا کا اس وقت 140 لائسنسیز چینلز ہیں۔ پہلے چینلز صرف چیئرمین پیمرا کے دستخط سے بین ہو جاتے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا 23 اپریل 2022 کو ہم نے ایک میٹنگ کی، 11 مہینے کی مسلسل محنت سے میڈیا ڈیولپمنٹ ہوئی۔ یہ حکومت کا نہیں بلکہ میڈیا کا بل ہے۔ میڈیا ورکرز کو جو پریشانیاں ہیں ہم سیاستدانوں نے بھی یہ بھگتا ہے۔ اس بل کے بناتے وقت ہم نے ایک ایک فل سٹاپ اور کاما پر بھی مہینوں تک سوچا۔ پیمرا کے پریمبل میں چلڈرن کنٹینٹ تھا ہی نہیں، ہم نے اس کو بھی ایڈ کیا۔ ہر لائسنسی کا ہر میڈیا ورکر ایک صحافی ہے۔ ہم نے اس میں صحافی کی تعریف بھی بیان کی ہے۔ ڈس انفارمیشن میں مس لیڈنگ، ہیراسمنٹ، مینیپولیٹنگ شامل ہے۔ اس میں فائنینشیل گیم بھی شامل ہے۔ کونسل آف کمپلین میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا ڈیسیجن میکنگ ہوگا۔ کسی بھی میڈیا ورکر کے تنخواہ کو 2 مہینے تک اگر روکا گیا تو گورنمنٹ متعلقہ ادارے کو بزنس نہیں دے گی۔ تنخواہوں سے متعلق سیکشن 20A میں نیا سیکشن ڈالا گیا۔ ورکنگ جرنلسٹ اپنا کمپلین کونسل آف کمپلین میں ڈائریکٹ کر سکیں گے۔ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے حوالے سے کوئی سزا نہیں ہے، صرف جرمانہ ہے۔ کیمرامین سردار فیضان کے ساتھ تیمور یوسف زئی۔ حکومت نے عوام پر بجلی بم گرا دیا اور قیمت میں 7 روپے 96 پیسے فی یونٹ مزید اضافہ کر دیا۔ بجلی کا بنیادی ٹیرف 3 سے 7.5 روپے تک فی یونٹ بڑھا دیا گیا، جبکہ وفاقی کابینہ نے بنیادی ٹیرف بڑھانے کے لیے سرکولیشن سمری منظور کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے کرنے کی تجویز دی گئی، جبکہ حکومت نے بنیادی قیمت بڑھانے کے لیے درخواست نیپرا کو دے دی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ نیپرا وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ دے گا۔ لاہور میں مسلسل 6 گھنٹے 45 منٹ برسنے والے بادلوں نے شہر کی سڑکوں، چوک چراہوں، گلیوں اور بازاروں کو تالاب بنا دیا، جبکہ بارش کے پانی میں ڈوب کر 2 لڑکے جاں بحق ہو گئے۔ لاہور میں موسلادھار بارش نے سڑکوں اور گلیوں کو ندی نالے بنا دیا۔ واسا کے مطابق سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ اور گلشن راوی میں 200 ملی لیٹر سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں موسلادھار بارش کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جبکہ حادثات میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی بھی ہوئے۔ لاہور میں کئی گھنٹوں سے جاری مسلسل بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بارش کے باعث لیسکو کے 70 فیڈر سے بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور شہر کا دورہ، اسلام پورہ، اندرون شہر، سرکولر روڈ اور دیگر علاقوں میں نکاسیاب کے کام کا جائزہ لیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے ایم ڈی واسا غفران احمد اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اضافی اسٹیڈیم، مین بولیوارڈ گلبرگ، گارڈر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن اور دیگر علاقوں کا معائنہ کیا اور نکاسیاب کے عمل کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ اور واسا حکام کو نکاسیاب کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق کا کہنا ہے کہ نواز شریف سوچ سمجھ کر واپس آنے کا فیصلہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس چیز سے نواز شریف گزر چکے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ نواز شریف الیکشن مہم کا حصہ ہوں گے۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ اگست میں اسمبلی کس تاریخ کو تحلیل ہوگی، اس تاریخ کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ امکان یہی ہے کہ 90 دن کا الیکشن عمل ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ جو پاکستان کے خلاف چیزوں میں ملوث ہے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ جب انسان کا ضمیر جاگ جائے تو وہ پھر بیان دیتا ہے۔ اعظم خان نے اب مناسب سمجھا تو جا کر بیان ریکارڈ کرا دیا۔ جو خود چلا جائے اس کو روپوش کہتے ہیں، لاپتہ نہیں۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ اعظم خان نے سائفر کے جھوٹے ڈرامے کا پول کھول دیا۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں امن کے قیام کے لیے ہمارے نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ملک دشمن عناصر آج بھی امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ہمارے محافظوں نے ہمیشہ جان پر کھیل کر ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے ان کے گھروں کی تعمیر کے وعدے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ 5000 بے گھر خواتین کو مالکانہ حقوق دیے، 50,000 گھروں کے لیے فنڈز جاری ہو چکے ہیں۔ سندھ حکومت نے 20 لاکھ گھروں کی تعمیر کا وعدہ کیا ہے۔ ماضی میں 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کے اعلانات کیے گئے، تاہم عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری دبئی پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی سے دبئی پہنچے، جہاں وہ اپنا طبی معائنہ کرائیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ آصف علی زرداری کی دبئی میں اہم سیاسی ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ آصف زرداری چند دن دبئی میں قیام کے بعد وطن واپس آئیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اسپیشل سرمایہ کاری سہولت کونسل کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں وزراء، وفاقی و صوبائی وزراء اور اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق ایپیکس کمیٹی نے ایس آئی ایف سی کی کارکردگی، سیمینارز اور سرمایہ کاروں تک رسائی کی حکمت عملی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایپیکس کمیٹی نے ایس آئی ایف سی کے تحت سرمایہ کاروں کے لیے تیار کردہ مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے زراعت، حیوانات، معدنیات، کانکنی، آئی ٹی اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے منصوبوں کی منظوری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی کہ منصوبوں پر عمل درآمد اور عملی شکل دینے کے لیے سرمایہ کاروں کو بھرپور سہولیات فراہم کی جائیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کریٹو ریویو کیس کا فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے حکومت کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر درخواستیں خارج کر دی۔ درخواستوں کو واپس لینے کی بنیاد پر خارج کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے 10 اپریل 2023 کو حکومتی درخواستوں پر سماعت کی تھی۔ تحریک انصاف کے دور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کریٹو ریویو دائر کیا گیا تھا۔
मौजूदा हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइजिसा के खिलाफ दायर क्रिएटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। केस खारिज होने के बाद जस्टिस काजी फाइजिसा के चीफ जस्टिस बनने की राह की आखिरी रुकावट भी दूर हो गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने 9 मई को जिना हाउस और दीगर हसास तनसीबात के चलाओ घेराव केस की दोबारा तफ्तीश के लिए एक और JIT तश्कील दे दी। 5 रुकनी JIT के सरबराह DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई JIT के मेंबरान में SP इन्वेस्टिगेशन सिटी डिवीजन डॉक्टर रजा तनवीर, SP VLS लाहौर राना जाहिद परवेज, ASP तैमूर खान और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया इंस्पेक्टर सरवर शामिल हैं। जलाओ घेराव केस में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल है। नई JIT केस की दोबारा तफ्तीश करेगी। लाहौर की सेशन अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक विफाकी वजीर मोना सिलाही को इश्तेहारी करार दे दिया। अदालत ने कहा कि मोना सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमा दर्ज हैं। मोना सिलाही अरबों रुपए गैर कानूनी तरीके से बाहर लेकर गए। एंटी करप्शन सर्कल पंजाब में भी मोना सिलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मोना सिलाही समेत दीगर 3 मुलजिमान के खिलाफ चालान अदालत में जमा करवा दिया गया। अदालत ने मोना सिलाही की ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक अकाउंट की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने मोना सिलाही का शिनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, तमाम जायदाद के मुंजमद होने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अफसोसनाक वाकये से आपको आगाह करके मोटरवे M2 पर ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक मोटरवे M2 पर सुखेकी के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां लाहौर की तरफ जाने वाली कार का ड्राइवर दौरान ड्राइविंग सो गया, जिसके बायस ट्रक से कार जा टकराई। हुकाम ने बताया कि हादसे के नतीजे में लाहौर के रिहायशी 3 अफराद जान की बाजी हार गए। लाशों को मोटरवे पुलिस ने मुकामी अस्पताल शिफ्ट करवा दिया। सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस फैसल अकरम मौका पर रेस्क्यू सरगर्मियों की निगरानी कर रहे थे। दूसरी जानिब ठट्ठा में भी नवाही इलाके गज्जू के करीब 3 गाड़ियां करेन से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मरने वाले शख्स की शनाख्त जमील के नाम से हुई। हनीफ, बिलावल, कमाल, अजमल और जैन को तिब्बी अमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तामीराती कंपनी FWO के मुसलसल सुस्त रवि के बायस ठट्ठा कराची कौमी शाहराह पर हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बताएं कि ठट्ठा के नवाही इलाके गज्जू के करीब 3 गाड़ियां करेन से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मरने वाले शख्स की शनाख्त जमील के नाम से हुई। हनीफ, बिलावल, कमाल, अजमल और जैन को तिब्बी अमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की मुहर्रम उल हराम में उलमाए कराम को भाईचारे का पैगाम देने की दरख्वास्त। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे सोनिया मलिक की रिपोर्ट में। वजीर मुमलिकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि दुआ है कि मुहर्रम का महीना अमन से गुजरे। तमाम मकातिब फिक्र के
उलमा कराम से अपील है कि मुहर्रम में अमन और भाईचारे का पैगाम दें। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है मुहर्रम हराम का महीना एक पुरअमन तरीके से गुजारे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मेरी तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा से ये रिक्वेस्ट होगी कि मुहर्रम के दिनों में जो है एक अमन का पैगाम देना चाहिए, एक भाईचारे का पैगाम देना चाहिए और एक अच्छे तरीके से पुरअमन तरीके से हमें मुहर्रम का महीना गुजारना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले कुछ दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात हुए। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के अमनो अमान को खराब करने के दर पे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि असम्बलियां अपनी आईनी मुद्दत को पूरा करें। इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक दो टोक मौक़िफ़ है अपने इत्तेहादी जमातों के साथ कि असम्बली को अपना टाइम पूरा करना चाहिए। 60 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन को और अगली निगरान हुकूमत को इलेक्शन कराना चाहिए। ये हमारे कुछ इत्तेहादी जमातों की शायद ख्वाहिश हो और मे भी है भी सही कि 90 दिन में इलेक्शन कैंपेन के लिए चाहिए। तो अगर इत्तेहादी जमातों ने सामने रखा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर बात करेगी, लेकिन 60 दिन और 90 दिन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो 60 दिन की कैंपेन भी काफ़ी इलेक्शन के लिए, अगर उन इत्तेहादी जमातों को 90 दिन के लिए कैंपेन चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन जो है अभी पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि टाइम पूरा हो और टाइम के अंदर जो है 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो। उन्होंने कहा कि 9 मई पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मजम्मत करती है, लेकिन हम किसी जमात की पाबंदी के हामिल नहीं। अब आपको बताएं कि पन्नू आकिल के नवाही इलाके में लड़की के मुबैना अगवा के मामले पर 2 बरादरियों में तसादुम, इलाका मैदान जंग में तब्दील। फायरिंग से 2 अफराद जाबहक 8 शदीद जख्मी हो गए। वाकया सांगी की हदूद गांव नर्च में कलहोड़ो और मेहर बरादरी के दरमियान पेश आया। गोलियां लगने से अब्दुल गफ्फार मुर्तजा मौके पर चल बसे। कलहोड़ो बरादरी के अफराद ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मेहर बरादरी के अफराद ने जदीद असलहे के साथ हमारे घरों पर हमला करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। घंटों फायरिंग के बाद भी पुलिस गफलत का मुजाहिरा करती रही। मुसल्ला अफराद कौमी शाहराह से कच्चे की जानिब रवाना। कलहोड़ो बरादरी ने लाशें कौमी शाहराह पर रख कर एहतजाजी धरना दे दिया। मेंटल अस्पताल की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट स्टाफ गुलनाज अंजुम और दीगर नर्सेज ने मिलकर स्टाफ यास्मीन अख्तर को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा नर्स का दांत तक टूट गया, जिसका मुकदमा दर्ज करवाने पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट खालिदा ने स्टाफ यास्मीन को ड्यूटी ना करने दी। मुख्तलिफ वार्ड्स में 2 घंटों ड्यूटी के बाद बदल दिया जाने लगा और ड्यूटी रजिस्टर को टेम्पर करके मुतासरा स्टाफ नर्स को सेक्रेटरी डिस्पोजल पर भिजवा दिया। अस्पताल में मिठाइयां तकसीम की और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के गिरोह ने फूलों के हार डाले, जश्न भी मनाया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बादशाही मस्जिद का दौरा, तबरुकात मुकद्दिसा सेक्शन का मुआयना किया। हालत जार पर इजहार बरहमी, तबरुकात मुकद्दिसा सेक्शन को अपग्रेड करने की हिदायत। कहा कि दुनिया की अजीम तरीन हस्तियों से मंसूब तबरुकात मुकद्दसा को रखने के इंतजामात भी इंतहाई बुलंद मयार के होने चाहिए। हर तबरुकात मुकद्दसा को बेहतरीन इंतजात से अलहदा महफूज रखा जाए। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी आइंदा चंद रोज में हतमी प्लान पेश करेगी। मोहसिन नकवी ने बादशाही मस्जिद के अहाते में गीली दरियों को फौरी तब्दील करने की हदायत कर दी। मूसलाधार बारिश की वजह से वाल्टन रोड और वाल्टन कैंट बोर्ड का एरिया भी ज़ेर-ए-आब आया। सीईओ वाल्टन कंटोनमेंट सरदार आतिफ सुल्तान खुद अपनी टीम के हमरा इन एक्शन। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सीईओ सरदार आतिफ सुल्तान का वाल्टन कंटोनमेंट के तमाम इमाम बारगाहों का दौरा। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की रिपोर्ट में। मूसलाधार बारिशों ने लाहौर को एक बार फिर ज़ेर-ए-आब किया, जिसमें वाल्टन रोड और वाल्टन कैंट बोर्ड का एरिया भी ज़ेर-ए-आब आया। लेकिन बारिश शुरू होते ही कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरदार आतिफ सुल्तान बजाते खुद बहमरा, सेक्रेटरी कैंट बोर्ड आमिर रशीद, चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर वारिस पट्टी, इंजीनियर नवीद हुसैन, सैनिटेशन इंस्पेक्टर मोहम्मद इसहाक, सैनिटेशन इंचार्ज मालिक शेर अपनी रेन इमरजेंसी टीमों के हमरा फौरी तौर पर इलाकों में पहुंच गए।
والٹن کنٹونمنٹ کی رین ایمرجنسی ٹیموں نے فوری طور پر اپنی میکینیکل گاڑیاں، ڈی واٹرنگ پمپس، سکر مشین کے ساتھ پانی نکالنے کا کام شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ 500 سے زائد مینول عملے جو دن رات بھر ورکنگ میں مصروف عمل نظر آتے رہے۔ اتنی ہیوی بارش کے باوجود والٹن کینٹ بورڈ کے ایگزیکٹو آفیسر سردار عاطف سلطان اور ان کے عملہ والٹن کینٹ بورڈ نے نہایت ہی جانفشانی اور دبنگ طریقے سے انتظامات کیے، جس پر اہل علاقہ نے سی ای او والٹن کنٹونمنٹ بورڈ سردار عاطف سلطان اور ان کی ٹیم کی کوششوں کو سراہا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ محرم الحرام کے موقع پر سی ای او سردار عاطف سلطان نے والٹن کنٹونمنٹ کے تمام امام بارگاہوں کا دورہ بھی کیا اور وہاں پر لوگوں نے والٹن کنٹونمنٹ کے محرم الحرام کے انتظامات کو سراہا۔ اس موقع پر سی ای او والٹن کنٹونمنٹ سردار عاطف سلطان کا کوہ نون نیوز سے خصوصی کوئی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فرسٹ آف آل تو ادھر چونکہ محرم ہے اور امام بارگاہوں میں سارے انتظامات بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ بارش کی وجہ سے ویسے تو ہمارے انتظامات سارے چل رہے ہیں، امام بارگاہوں میں 12-13 کے قریب ہماری امام بارگاہیں ہیں۔ ہم نے خصوصی طور پہ اپنی ٹیمز کو متحرک کیا ہوا ہے اور وہ ٹیم ساری ہماری جتنی امام بارگاہیں ہیں اس کو پرائرٹی پر دیکھ رہے ہیں۔ سیکنڈلی ادھر کی لائٹنگ، پانی کا انتظام، سارا انتظام، وہ ساری ہماری ٹیمز بنی ہوئی ہیں جن کی مانیٹرنگ ہماری کنٹرول سینٹر میں جو ہمارے آفس میں اسٹیبلشڈ ہے وہاں پہ بھی ہو رہی ہیں۔ ہمارے موبائل ویوز کی ویزیبلٹیز ہیں، ہر جگہ سے بھی وی کین سی دیٹ۔ اس کے علاوہ جو والٹن روڈ چونکہ مین ایریا ہے جس میں ایشو بن رہا ہے اس وقت، بدقسمتی سے وہاں پہ چونکہ ہمارا جو انفراسٹرکچرل ہماری وہاں پہ ایک ہنڈرنس پرووائڈ کی جاتی ہے یا انفراسٹرکچرل ہماری انکیپیسٹی ہے، اس کو ہم نے اپنی تھوڑی انہینسمنٹ اس طرح سے کی ہے۔ کچھ ہمیں امداد واسا کی طرف سے ملی ہے، دیٹ از بیکاز آف کولیبوریشن ود واسا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پمپس کی کیپیسٹی تھی لاسٹ ٹائم اگر ہم 20 کیوسک پر سیکنڈ کے حساب سے اس کو پمپ آؤٹ کر رہے تھے تو اس دفعہ وی ہیو ریچڈ 45 to 50 کیوسک پر سیکنڈ، جس کی وجہ سے لاسٹ ٹائم اگر 10 گھنٹے میں ہم کلیئر کر دیں تو ابھی ہم نے اس کو ریڈیوس ڈاؤن کر دیا۔ سو یہ ہمارے ٹوٹل اس وقت کی صورتحال چل رہی ہے۔ باقی تقریباً کو 500-550 کے قریب ہمارا جو اسٹاف ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہمارا اسٹینڈ بائی اسٹاف، اسٹینڈ بائی جنریٹرز اور اکوپمنٹ یہ ہمارا اس کے علاوہ ہے۔ ایک چیز یہاں پہ بتانا مناسب سمجھوں گا، چونکہ اس دفعہ لائٹ کی آؤٹیج زیادہ ہوئی ہے، الیکٹریسٹی، سو ہم نے اس کے انتظام میں بھی انتظام کرنے کے لیے جنریٹرز پہ سارا بیک اپ رکھا ہوا ہے اور جنریٹرز ہم نے فیلڈ میں ایکٹیو کیے ہیں۔ آر پی او فیصل آباد کمشنر اور ڈی پی او جنگ ملک طارق محبوب نے محرم الحرام کے حوالے سے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ دربار سلطان باہو پر سیکیورٹی کے انتظامات چیک کیے اور فلیگ مارچ بھی کیا۔ اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے چودھری غلام شبیر طاہر۔ جی غلام، بتائیے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، میں موجود ہوں شورکوٹ میں۔ آج یہاں پہ شورکوٹ میں اسپیشلی ڈی پی او صاحب نے وزٹ کیا محرم الحرام کے حوالے سے، یہاں پہ جو سیکورٹی انتظامات کیے ہیں اور جس طرح سلطان باہو رحمۃ اللہ کا جو عرس مبارک ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے، اس کے سیکورٹی انتظامات دربار سلطان باہو میں بھی چیک کیے گئے ہیں۔ شورکوٹ میں فلیگ مارچ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ امن امان کو برقرار رکھنا، اور اس کے لحاظ سے آج بھرپور طریقے سے پورے دن کی جو ایک موومنٹ کی گئی ہے۔ میرے ساتھ ڈی پی او صاحب موجود، صاحب کہیے گا کہ آج آپ نے پورے دن اسی مسئلے میں گزارا، ڈی پی او صاحب آپ کے ساتھ، آر پی او صاحب کمشنر صاحب بھی، کیا آج احکامات جاری کیے گئے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام جو ہے اس کی ایام شروع ہیں۔ ہم نے باقاعدہ طور پہ جھنگ میں، شورکوٹ میں، احمد پور سیال میں پوری ریپریشن کی ہوئی ہے۔ آج بالخصوص کمشنر صاحبہ اور آر پی او صاحب تشریف لائے تھے۔ پہلے انہوں نے جنگ میں کچھ پوائنٹ کی انسپیکشن کی ہے، پھر اس کے بعد دربار سلطان بہو کا انہوں نے چکر لگایا۔ تو جو سیکورٹی کے ہمارے ارینجمنٹس ہیں ان کو بھی انہوں نے دیکھا ہے اور اس پہ مزید ہدایات دی ہیں۔ ابھی آج میں نے یہاں بریفنگ کی ہے جو شورکوٹ سب ڈویژن اور احمد پور سیال سب ڈویژن کے جو افسران ملازمان ہیں، کہ انہوں نے ڈیوٹی اس کی سینسٹیوٹی کو بتایا ہے اور اس ڈیوٹی کو کیسے سر انجام دینا ہے۔ کیونکہ کچھ ہمارے پاس نئے ریکروٹس آئے تھے، کچھ پرانے افسران کا ہم نے کمبینیشن کر کے ان کو ایک ایک چیز بریف کی ہے کہ ان کی جو مجلس یا جلوس کے اوپر ڈیوٹی ہے انہوں نے کس طرح سر انجام دینی ہے، چاہے وہ روف ٹاپ ہے، چاہے وہ روڈ سائڈ پہ ہے، میٹل ڈیٹیکٹر کے ساتھ ہے یا ویپن کے ساتھ ہے، اس کی سینسٹیوٹی کو بتایا۔ ہم امپارشل ہیں، ہم ہر لحاظ سے مومنین کو ان ایام میں امن و امان فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہماری تیاری اس لیول کی ہے کہ یہ محرم الحرام نہایت ہی پرامن انداز میں گزرے گا۔
जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि मुहर्रम रमज़ान का मकसद हमारा ड्यूटीज़ का ये है कि जो मोमिनीन हज़रात हैं, जो ज़ायरीन हैं, उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ, चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से हों, चाहे इंतज़ामात के लिहाज से हों। हर किस्म की फैसिलिटी दी जा रही है ताकि मुहर्रम में अमन अमान को बरकरार रखा जा सके। और इन अय्याम में खुसूसी तौर पर ख़वातीन के कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि वो ज़ायरीन को और स्पेशली तौर पर जो जहाँ पे मजलिस अज़ा होती हैं वहाँ पे वो भी ड्यूटी सारी। मॉनसून की बारिशों में निकासियाब के इंतजामात का जायजा लेने के लिए सीबीडी पंजाब के CEO इमरान अमीन का कलमा अंडरपास से सीबीडी पंजाब बुलेवार्ड का दौरा। इमरान अमीन ने निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। MD वासा गुफरान अहमद भी मौका पर मौजूद थे। CEO CBD पंजाब का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हदायत पर तमाम महकमा निकासियाब के लिए मुतहरिक है। CBD पंजाब वासा के मास्टर प्लान में वासा को सपोर्ट कर रहा है। कज़ाफ़ी स्टेडियम और मुल्हिका इलाकों से पानी को रोकने के लिए वासा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। निकासी आब के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम जारी है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। कलमा अंडरपास पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। हमने CBD ने 2 इंटरवेंशंस की थी वासा को सपोर्ट करने के लिए और उनको मास्टर प्लान, उनकी वासा के मास्टर प्लान को सपोर्ट करने के लिए। एक ड्राई वेल और वेट वेल एडिशनल हमने बिल्ड किया है जो कि फिरदौस मार्केट, अली ज़ेब रोड और इन एरियाज़ को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा 2 हम और एडिशनल हमने वेट वेल्स और ड्राई वेल्स बनाए हैं जो कि सेंट मेरी पार्क में हैं और ये इससे मुल्हका जो आबादी हैं उसको सपोर्ट करेंगे। इस वक्त हमारे पास सिचुएशन ये आ रही है कि जो वाटर की, रेन की हमारी कैपेसिटी है इन अंडरपासेस की, वो तो ये वेल्स फुलफ़िल कर रहे हैं। हमें इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम और लिबर्टी के साथ जो एडिशनल पानी इस तरफ आ रहा होता है उसको भी केटर करने के लिए हमने वासा के साथ प्लान बना लिया है और उसमें हमने एडिशनल पंप्स जो हैं वो इंस्टॉल करना हम शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको हम ट्यूसडे को कंप्लीट कर लेंगे। आज की रेन के बाद आपने सिचुएशन देखी है कि पंप्स इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे कोई पानी अल्हम्दुलिल्लाह आपको खड़ा नज़र नहीं आया। वी होप कि इसी तरह इसी जो टेक्निकल हमने इसकी सिचुएशन और इसकी डिलिब्रेशन की है उसके बाद किसी भी इंशाल्लाह रेन साइज़ में यहाँ पे पानी खड़ा होने का दौरान या कम से कम होगा। इवन अगर हैवी रेन भी होती है उस वक्त सिर्फ खड़ा होगा और इंशाल्लाह ये पंप्स जो हमने एडिशनल इंटरवेंशन किया है इसको ये सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा वासा के साथ हमने और प्लान किया है। CBD वासा को मुकम्मल सपोर्ट करेगा और इसमें CM साहब की डायरेक्शन थी कि सारे इदारे मिलकर काम करके इस पानी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल कराएं। गुलबर्ग में जो कज़ाफ़ी और लिबर्टी के साइड का जो पानी है उसके लिए एक और एडिशनल वेल CBD सेंट मेरी पार्क में बनाने जा रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पे भी जो पानी खड़ा होने का मसला है इंशाल्लाह ये भी परमानेंटली हल हो जाएगा। इसको फास्ट ट्रैक बेसिस पे करेंगे और विदिन 10 डेज। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हदायत और अवामी शिकायत के अजाले के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कीमतों की चेकिंग, पॉलीथीन बैग्स के गैर मजाज इस्तेमाल और मजमूई सफाई का मुआयना किया। खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने आयद की और वार्निंग भी थी। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत और अवामी शिकायत के अजाले के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, कीमतों की चेकिंग, पॉलीथीन बैग्स के गैर मजाज इस्तेमाल और मजमूई सफाई का मुआयना, खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने, वार्निंग भी दी। इलेक्शन कमीशन ने KPK निगरान सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खटक के जलसे में हिस्सा लेने का नोटिस ले लिया। सूबाई इलेक्शन कमीशन से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने नहायत सख्ती से इस अमर का अयादा किया है कि तमाम निगरान हुकूमतें कानून के मुताबिक साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन करने के पाबंद है। कमीशन किसी भी निगरान हुकूमत या निगरान वजीर को किसी किस्म की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दे सकता। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मसाइल ख़त्म ना हो सके। बिजली बंद होने से सर्विसेज अस्पताल में निज़ाम दरहम बरहम हो गया। जनरेटर बंद होने से 1 घंटे तक 3 अफराद दौरान ऑपरेशन शदीद तकलीफ से तड़पते रहे। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। तफ्तीश के लिए 2 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी। जनरल अस्पताल जिना, गंगाराम, म्यू और दीगर अस्पतालों में कभी अदवायात और कभी CT स्कैन और दीगर टेस्ट करने वाली मशीनों समेत आलात की किल्लत से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया ने तो
इन सब मसाइल को पीछे छोड़कर ऐसी मिसाल कायम कर दी जिस पर मरीजों और उनका इलाज का एतमाद खत्म हो गया। वजीर हाउसिंग बैरिस्टर असफर अली नासिर और वजीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर का लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। एमडी वासा गुफरान अहमद भी सूबाई वज़रा के हमरा मौजूद थे। दोनों वज़रा ने बारिशी पानी की सूरत हाल का जायजा लिया और निकास के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। इस पर कामरान अली से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, ये वजीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर और वजीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर का लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा हुआ है। एमडी वासा गुफरान अहमद भी सूबाई वज़रा के हमरा मौजूद थे। दोनों वज़रा ने बारिशी पानी की सूरत हाल का जायजा लिया और निकासी आप जल्द क्लियर करने के अहकामात भी जारी किए। दोनों सूबाई वज़रा ने गार्डन टाउन, जेल रोड, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, लोअर माल, फिरोजपुर रोड, कजाफी स्टेडियम, कलमा चौक समेत तमाम शहर का दौरा किया है। सैयद असफर अली नासिर ने कहा, जिला इंतजामिया वासा लाहौर और LWMC के बरवक्त इक़दामात के 22 सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। एमडी वासा ने कहा, नशेबी इलाकों और अंडर पासिस को क्लियर करवाने के लिए हैवी मशीनरी लगातार काम कर रही है। अमला व अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं। निगरान वजीर इत्तलात व लोकल गवर्नमेंट आमिर मीर ने कहा कि आइंदा चंद घंटों में लाहौर के तमाम इलाकों से बारिशी पानी जो है वो निकाल दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसराइली काबिज फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक फलस्तीनी वजारत सेहत ने बताया कि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 2 नौउमर फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गए, जिनमें से एक की शनाख्त 17 साल मोहम्मद फवाद अताल बैद के नाम से की गई। मोहम्मद फवाद को रामुल्ला के पड़ोसी गाँव उम्मे सफ़ा में बदमनी के दौरान सर पर गोली मारी गई। फलस्तीनी खबरसां एजेंसी वफा के मुताबिक रामुल्ला के शवाल में वाक़या जिला जोन पनाह गजीन कैंप से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के को जख्मी हालत में शस्तरी अरब अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मी होने के नाते ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। इसराइली फोर्सेज ने मुकामी बाशिंदों के साथ तसादुम के दौरान बराह रास्त गोला बारूद, आंसू गैस और स्टेन ग्रेनेड भी फायर किए थे। बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनाक को बड़ा झटका। हुक्मरान जमात को ज़िमनी इलेक्शन में 3 में से 2 नशस्तों पर शिकस्त। कंजरवेटिव पार्टी 20,000 की अक्सरियत वाली नशिस्त पर भी ना बचा सकी। लेबर ने सेबली एंड NST की नशिस्त, लेब डेम ने समर्टन एंड फ्रोम की नशिस्त जीत ली। कंजरवेटिव पार्टी सिर्फ बोरिस जॉनसन के इस्तीफे से खाली नशिस्त ही जीत पाई। वाज़ेह रहे कि नशिस्तें कंजरवेटिव पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफा देने के सबब खाली हुई थी। इटली में मौसमियाती तब्दीली ने सबको हैरान कर दिया। काले बादल छाए, बिजली कड़की और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और साथ ही ओले भी बरसे, जिसके बायस गलियां बर्फीले पानी की नदियां बन गई। इटली के मंटोवा और मिलान में तूफानी बारिश के बाद शदीद यालाबारी हुई, जिसमें टेनिस बॉल के बराबर ओले पड़े, जिसके बायस 110 अफराद जख्मी हुए। कहीं गेंदनुमा तो कहीं आसमान से बरसे छोटे छोटे ओले मोतियों की तरह बिखर गए। 10 सेंटीमीटर कतर तक के ओले पड़ने से गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। मौसम के खराब सूरत हाल के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। शहर में फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज की गई ताकि मदद का काम तेजी से किया जा सके। वज़ीर आज़म के मावूनीन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने क्रिकेट टीम भारत भेजने की हमायत कर दी है। कहा कि अगर दुश्मन को मात देनी है तो उसके होम ग्राउंड पर मात दें। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत से बेहतर 100% वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना चाहिए। एशिया कप के लिए भारत आए न आए उनकी अपनी मर्जी है। बाबर आजम और विराट कोहली का मवाजना होता तो लोग कहते हैं बाबर बेहतर खिलाड़ी है। भारत के पास शाहीन अफरीदी जैसा कोई फास्ट बॉलर नहीं। अता तारड़ ने कहा कि क्रिकेट को सियासत से दूर रखें। भारत आए ना आए उनकी अपनी मर्जी, लेकिन पाकिस्तान को 100% वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना चाहिए। सियासत और क्रिकेट जब में मिक्स हुए तो मुल्क की तबाही हुई। पाकिस्तान को ICC के फोरम पर भारत पर प्रेशर रखना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 15 दिन के अंदर नोटिफाई करने के हुक्म दे दिया है। अदालती फैसले में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नोटिफाई करने के बाद 7 दिन के अंदर चेयरमैन PCB का इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया।
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے فیصلہ جاری کر دیا اور کہا کہ مینجمنٹ کمیٹی بورڈ آف گورنرز کا نوٹیفیکیشن 15 دن میں جاری کر کے چیئرمین بورڈ کا الیکشن کرائے۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ سیاسی مداخلت نے ملک میں سپورٹس سٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا۔ پی سی بی بورڈ آف گورنرز کے خلاف درخواست صدر راولپنڈی کرکٹ ایسوسی ایشن نے دائر کی تھی۔ پاکستان کے سواش پلیئر حمزہ خان نے کوارٹر فائنل میں ملیشیا کو شکست دے کر ورلڈ جونیئر سکواش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں جاری چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں حمزہ خان نے ملیشیا کے پلیئر جوہا چمچو کو 3-1 گیم سے شکست دی تھی۔ کوارٹر فائنل میں ملیشین کھلاڑی کے مقابلے میں حمزہ خان کا سکور 11-8، 11-9، 11-7 اور 12-10 رہا۔ ورلڈ جونیئر سکواش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں کل حمزہ خان کا مقابلہ فرانس کے شینی مانیکو مینوویل سے ہوگا۔ پاکستانی سپر سٹار ہمایوں سعید نے کہا ہے کہ محبت آفاقی ہوتی ہے، اسے سرحدوں اور سیاست کا پابند کرنا درست نہیں۔ ایک انٹرویو میں اداکار نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بدقسمتی سے پاکستانی اور بھارتیوں کو ایک دوسرے کے ملک میں سفر کرنے کا ویزا نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے کہ پاکستانی اور انڈین ایک دوسرے کے ملک کا سفر کر سکے۔ یہ درست نہیں، محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور ہمارے سیاستدانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ہمایوں سعید کا کہنا تھا کہ دونوں ملک کے عوام کا لہجہ اور زبان ایک جیسی ہے اور دونوں کے رشتہ دار ہر ملک میں رہتے ہیں، چنانچہ ان کے درمیان پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس میں امید ظاہر کی کہ ایشیا کپ 2023 سے دونوں ممالک کے درمیان ویزا حاصل کرنے میں کچھ سہولیات پیدا ہوں گی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر ہم یوں کہیں کہ اکشے کمار بالی ووڈ کے سب سے شرارتی اداکار ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ان کی کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر آئے دن وائرل ہوتی رہتی ہیں جہاں وہ کبھی فلم کے سیٹ پر دیگر اداکاراؤں یا عملے کے ساتھ مذاق کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی کامیڈی شو دی کپل شرما شو کے اداکاروں کے ساتھ اس نوعیت کا مذاق کرتے ہیں کہ سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کے سینئر اداکار جاوید شیخ نے بتایا کہ ایک مرتبہ شرارت کرتے ہوئے بالی ووڈ کے کھلاڑی اکشے کمار نے ان پر قیمتی گھڑی چوری کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ پی جی ٹی وی کے ایک پروگرام میں شرکت کے دوران جاوید شیخ نے بالی ووڈ انڈسٹری میں کام کا تجربہ شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اکشے کمار اور شاہ رخ انتہائی عاجز انسان ہونے کے ساتھ شرارتی بھی ہیں اور فلم کے سیٹ پر ان کی شرارتوں کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ سینئر اداکار نے اکشے کمار اور اپنا ایک واقعہ سنایا اور کہا کہ ہماری فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی، سیٹ پر میرے پاس ایک سونے کی گھڑی تھی جس نے اکشے کمار کی توجہ حاصل کر لی۔ اکشے نے مزاحیہ انداز میں یوں اداکاری کی جیسے یہ گھڑی اس کی ہو اور میں نے چوری کر لی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اکشے کمار نے اس موقع پر ملازم لڑکے پر چیختے ہوئے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میری گھڑی جاوید صاحب کو نہیں دینا، تم نے کیوں دی؟ جاوید شیخ کے مطابق اکشے کمار کے مذاق سے چند لمحوں کے لیے ٹیم ممبران حیران ہو گئے لیکن پھر سب پرینک سمجھ آنے پر ان کے مذاق پر کہے چھوڑ گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور۔